एपिसोड 4 में हमें डेमिर्जेल का एक हिडन कन्फेशन देखने को मिलता है जो पिछले एपिसोड में रिवील नहीं हुआ था। वॉरेलिस के साथ बात करते हुए डेमिर्जेल एडमिट करती है कि ट्रेंटर के स्टार ब्रिज पर हुआ ब्लास्ट उसने ही करवाया था, उसने ही आतंकवादियों को उस मिशन पर भेजा था। उनको डेमिर्जेल ने क्या लालच दिया ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन शायद उसने बोला हो ये एम्पायर से बदला लेने का मौका है जो पूरी गैलेक्सी पर सदियों से रूल कर रहे हैं। अब सवाल ये है डेमिर्जेल ने ऐसा क्यों किया। उसके हिसाब से फाउंडेशन की कामयाबी जरूरी थी, वरना एम्पायर बिखर जाता और फाउंडेशन के लिए हरी सेल्डन का सरवाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर ब्लास्ट न होता तो एम्पायर हरी को मरवा देता, लेकिन ब्लास्ट के बाद उन्हें साइको हिस्ट्री पर भरोसा करना पड़ा और हरी को अपना काम कंटिन्यू करने दिया गया। डेमिर्जेल के हिसाब से अगर एम्पायर सदियों तक सरवाइव कर पाया तो वो सेक्रीफाइस जस्टिफाइड है, लेकिन वॉरेलिस इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती। वो डेमिर्जेल को और पुश करती है ताकि वो अपना इरादा बताए। उसका मानना है कि डेमिर्जेल ने न सिर्फ एम्पायर को धोखा दिया बल्कि अपनी गुलामी को भी और बढ़ा दिया है, क्योंकि एम्पायर जितना ज्यादा सरवाइव करेगा उतना ही ज्यादा वो अपने काम में फंसी रहेगी। वॉरेलिस चाहती है कि डेमिर्जेल किसी और एंगल से सोचे बजाय इसके कि एम्पायर नेक्स्ट क्राइसिस में बचेगा या नहीं। वो चाहती है डेमिर्जेल को ये सोचना चाहिए कि जब एम्पायर खत्म हो जाएगा तो वो कौन सी इंसान बन सकती है। यहीं पर डेमिर्जेल अपना आपा खो बैठती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो लिटरली एम्पायर को लेट डाउन करने के बारे में सोच ही नहीं सकती। ये उसके प्रोग्रामिंग की वजह से है। वहीं कैलगन से भागने के बाद प्रीचर इग्निस पहुंचता है, जहां प्रीम और गाल उसका वेलकम करते हैं। फिर तीनों सेक्रेट ऑल्टर पर जाते हैं ताकि प्रीचर के माइंड में घुसकर देखा जा सके कि उसने म्यूल के बारे में क्या देखा। यहाँ प्रीम और गाल को एक सॉलिड कंफर्मेशन मिलती है कि म्यूल कितना बड़ा खतरा है। उसकी एबिलिटी है कि वो बड़े ग्रुप्स को हिप्नोटाइज कर सकता है और मैंटेलिक्स के दिमाग से भी इन्फो ले सकता है। और सोचो प्रीचर को तो गाल ने ट्रेन किया था, यानी म्यूल की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसने बड़ी ही आसानी से प्रीचर के दिमाग में घुसकर गाल की इन्फो निकाल ली। प्रीचर गिल्टी फील करता है, लेकिन प्रीम उसे समझाता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से इन्हें अब म्यूल के बारे में पहले से ज्यादा नॉलेज है। प्रीम की एनालिसिस के मुताबिक म्यूल म्यूजिक का यूज करता है ताकि बड़े क्राउड्स को अपना पपेट बना सके। इसके लिए उसे हमेशा लोगों के बीच रहना पड़ता है जिन्हें वो अपनी पर्सनालिटी से कन्विंस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत अकेला है। वो मेंटलिक को अपना खतरा समझता है, इसलिए उनके साथ बॉन्ड बनाने की बजाय उन्हें खत्म करना चाहता है। इसलिए प्रीम का प्लान सिंपल है, सेकंड फाउंडेशन को ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे म्यूल खुद इनसे डरे। तो जब तक एक्चुअल फेस ऑफ होगा, म्यूल अपने ही दिमाग में इतना उलझा होगा कि वो खुद कमजोर हो जाएगा बिना कुछ किए ही। यही गाल और प्रीचर की एक इंटरेस्टिंग बातचीत होती है। गाल को लगता है कि उसने डॉन को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब ये डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फाउंडेशन का रोल क्या होगा जब एम्पायर म्यूल के खिलाफ जंग छेड़ेगा। इसके लिए प्रीचर को न्यू टर्मिनस जाना पड़ेगा। प्रीचर इरिटेट होकर बोलता है कि इंदबुर इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो म्यूल को सीरियसली नहीं ले रहा। गाल उससे कहती है कि उसकी ड्यूटी है इंदबुर को कन्विंस करना कि म्यूल जल्दी ही अटैक करने वाला है और उससे बच पाना नामुमकिन है। यही प्रीचर एक स्टूपिड पॉइंट उठाता है। वो साइको हिस्ट्री की साइंस पर ही डाउट करने लगता है। उसका कहना है कि फ्यूचर अपने आप ही बदल सकता है और ये लोग एक विजन पर जिसे गाल ने सदियों पहले देखा था उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है गाल ने तो वो विजन हाल ही में दोबारा देखा है। और सबसे बड़ा लॉजिक, प्रीचर खुद म्यूल के सामने जा चुका है। उसने खुद एक्सपीरियंस किया है कि म्यूल कितना पावरफुल और खतरनाक है। फिर भी अचानक वो शांति पसंद इंसान की तरह बिहेव करने लगता है और गाल के प्लान को क्वेश्चन करता है कि म्यूल को मारना जरूरी है या नहीं। अगर डस्क ऐसी बात करे तो समझ आता है, क्योंकि उसने म्यूल का सामना ही नहीं किया। लेकिन प्रीचर, जिसके दिमाग में खुद म्यूल घुस चुका है, उसका ऐसा बोलना इलॉजिकल लगता है। ये भी हो सकता है कि म्यूल ने प्रीचर के दिमाग में कोई माइंड वायरस प्लांट कर दिया हो जो उसे मैनिपुलेट कर रहा है और म्यूल के लिए हमदर्दी डेवलप कर रहा है। रात में प्रीचर और गाल अपने फ्यूचर के लिए पर्सनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। दोनों डिस्कस करते हैं कि ये गैलेक्सी सेविंग मिशन इन्हें एक नॉर्मल लाइफ और रोमांस से दूर रख रहा है। इसी फ्लो में प्रीचर एकदम से इमोशनल हो जाता है और गाल को बोलता है, सब भूल जाओ, हम शादी कर लेते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। सुनने में ये काफी रोमांटिक लगता है, लेकिन सच कहूँ तो ये और ज्यादा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि प्रीचर क्लियरली जानता है कि कितना ज्यादा खतरा है। उसने खुद म्यूल की पावर फेस की है और फिर भी उसका फोकस मिशन की बजाय गाल को प्रपोज करने पर है। आपको याद है म्यूल से मिलने से पहले प्रीचर एक दूसरी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। लग रहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड है और अब अचानक वो गाल से शादी करने की बात कर रहा है, जिसके बिना म्यूल को हराना नामुमकिन है। दूसरी तरफ न्यू टर्मिनस पर इब्लिंग सीधा इंदबुर के ऑफिस आता है और बताता है कि हाल ही में उसकी बात डिजिटल हरी से हुई है।
हरी चाहता है कि एम्बेसडर क्विंट ट्रेंटर से फौरन न्यू टर्मिनस आए। इनवुड एकदम चिल रहता है और इब्लिंग को फोन ही दे देता है ताकि वो खुद क्विंट को ये खबर दे। इब्लिंग क्विंट को इन्फॉर्म करता है कि डिजिटल हरी इक्लिप्स के वक्त वॉल्ट से बाहर आएगा, क्योंकि हरी को ड्रामेटिक स्टाइल में काम करना पसंद है। जब दोनों मून्स एक लाइन में आएंगे तब एक नेचुरल स्पॉटलाइट बनेगी, परफेक्ट टाइम एक ग्रैंड एंट्री के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इवेंट 75 घंटों में होने वाला है। पता चलता है अंपायर के पास एक प्राइम रेडिएंट है जो डेमेर्जेल को डिजिटल हरी ने दिया था। क्विंट को ये सुनकर सब समझ आ जाता है कि डस्क के पॉलिटिकल मूव्स का असली मतलब क्या है, और ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। क्विंट को पता चलता है कि टॉरन, बेटा और मैग्निफिको को अंपायर अब भगौड़ा बोल रहा है, लेकिन क्विंट स्मार्टली डस्क के प्लान को उल्टा कर देती है। वो प्रूफ देती है कि टॉरन और बेटा का रिश्ता असल में ट्रेडर्स के साथ है, जिन्हें अंपायर खुद फंड कर रहा था हेवन और न्यू टर्मिनस में सिविल वॉर शुरू करने के लिए। ये सुनकर डस्क के पास कोई जवाब ही नहीं बचता। क्विंट शांति बनाए रखने के लिए एक बीच का रास्ता निकालती है। उसका लॉजिक सिंपल है, बेटा और टॉरन को म्यूल के बारे में अंपायर और फाउंडेशन दोनों से ज्यादा नॉलेज है। अगर ये उनका यूज करे तो उनसे म्यूल के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फो मिल सकती है। पर डस्क को ये वेट और वॉच स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आती। उसके हिसाब से वो फाउंडेशन का इंतजार क्यों करे कि पहले वो फ्यूजिटिव से इंटेरोगेट करे, फिर इन्फो कलेक्ट करे और उसके बाद अंपायर के साथ शेयर करे। यहाँ क्विंट अपना ट्रम्प कार्ड चलती है। वो ओपनली बोल देती है डस्क एक प्राइम रेडिएंट छुपा रहा है और कहती है कि अगर उसे बिजी रहना है तो जाकर उससे कंसल्ट करे, यानी प्राइम रेडिएंट से। अब डस्क के पास चॉइस ही नहीं बचती, उसका राज खुल गया है और अब उसे इन्फो शेयर करनी ही पड़ेगी। वो डेमेर्जेल को ऑर्डर देता है कि प्राइम रेडिएंट ले आए। डेमेर्जेल थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन क्योंकि वो डस्क के अगेंस्ट प्रोग्राम नहीं है इसलिए वो प्राइम रेडिएंट दे देती है। फिर डस्क और क्विंट एक प्राइवेट रूम में जाते हैं जहाँ डस्क डिवाइस एक्टिवेट करता है। रेडिएंट इन्हें दिखाता है कि कैसे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। क्विंट इतनी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाती है कि वो दोनों उस मूवमेंट में लिटरली भूल जाते हैं कि 4 महीने बाद अंपायर खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ डे एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ क्लियॉन 1 के साथ बात करता है जो उसकी खुद की मेमोरीज पर बेस्ड है। यहाँ बात चल रही है इनहेरिटेंस नाम के रिलीजन की जो रोबोट्स की पूजा करते हैं। असल में क्लियॉन 1 माइसोजेन डिस्ट्रिक्ट जाता रहता है। जब डे इस बारे में पूछता है क्लियॉन एक बोरिंग जवाब देता है कि ये रिलीजन अभी भी क्यों जिंदा है, लेकिन डे उस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होता। उसे लगता है कि क्लियॉन 1 असली बात छुपा रहा है, इसलिए डे उस पर प्रेशर डालता है। तब क्लियॉन 1 रिवील करता है कि वो एक्चुअली डेमेर्जेल के इटरनल लाइफ के लिए कुछ पार्ट्स ढूंढ रहा था और इसी वजह से वो आया जाया करता था। प्रॉब्लम ये थी कि ये पार्ट्स माइसोजेनिक लोगों के लिए सेक्रेट थे, क्योंकि वो इनहेरिटेंस रिलीजन फॉलो करते थे। नेचुरली उन्होंने किसी डिक्टेटर को ये पार्ट्स देने से मना कर दिया और फिर क्लियॉन 1 ने वही किया जो हर फेसिस्ट करता है, उन्हें फोर्सफुली मार डाला और जो चाहिए था वो ले लिया। फिर क्लियॉन 1 एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाता है, माइसोजेन डिस्ट्रिक्ट टेंटर के फूड सप्लाई के लिए जरूरी है। अंपायर का काम है इंश्योर करना कि उनकी पॉपुलेशन उतनी हो कि वो फूड सप्लाई दे पाए, लेकिन कभी इतनी स्ट्रॉन्ग न हो कि वो बगावत करे। क्लियॉन 1 ये भी मानता है कि उसकी डिक्टेटरशिप कामयाब नहीं रही। नतीजा, सॉन्ग जैसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और इनहेरिटेंस फिर से राइज कर रहा है। इसलिए वो उम्मीद करता है कि करंट डे जाकर बचे हुए बिलीवर्स का खात्मा कर दे। यहाँ ट्विस्ट आता है, डे अब अंपायर के फायदे के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। जेनोसाइड की रिक्वेस्ट को वो इग्नोर कर देता है और अपना फोकस शिफ्ट कर लेता है उन पार्ट्स पर जो डेमेर्जेल के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। डे डेमेर्जेल के रूम में घुस जाता है। वो यहाँ अपनी सेल्फ मेंटेनेंस कर रही होती है। उसने नोटिस किया कि वो एक स्प्रेइंग डिवाइस यूज कर रही है जो उसके सिर और गले के निशान को कवर करता है। डे को लगता है कि क्लियॉन 1 ने माइसोजेन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इस टूल बॉक्स को हासिल करने के लिए मार दिया था। डे उसमें से एक टूल चुरा लेता है और इस वक्त वो डेमेर्जेल को अपनी बकवास से डिस्ट्रैक्ट करता है। डेमेर्जेल को पता भी नहीं चलता कि क्या चोरी हुआ। फिर डे मेवन के घर जाता है ताकि कंफर्म करे कि सॉन्ग को वापस भेज दिया गया है या नहीं। मेवन वॉर्न करता है कि वहाँ डे का वेलकम नहीं किया जाएगा। डे उसे यकीन दिलाता है कि उसके पास एक गिफ्ट है जो माइसोजेन डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए स्पेशल होगा, डेमेर्जेल का स्किन हीलिंग डिवाइस जो क्लियॉन 1 ने सदियों पहले उनसे चुरा लिया था। डे और मेवन पैलेस की बाउंड्री तक राइड करते हैं और डे का प्लान है कि वो माइसोजेन सेक्टर खुद एंटर करे। डील ये है, मेवन डे को एक सर्टेन पॉइंट तक ले जाएगा, फिर डे अकेला माइसोजेन डिस्ट्रिक्ट जाएगा। बदले में डे मेवन के खून से नैनाइट्स निकालेगा। मेवन अपनी बेटी को उसे ट्रांसफर करके उसकी जिंदगी बचा सकता है, लेकिन फिर ट्विस्ट आता है।
डे टेम्परेरी मेवन को शूट कर देता है क्योंकि मेवन उसके साथ नाटक कर रहा था, लेकिन सीक्रेटली अंपायर के लिए काम कर रहा था। डे नैनाइट्स को मेवन की बॉडी में डाल देता है और फिर उसे नदी में फेंक देता है ताकि डेमेर्जेल का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जब तक डेमेर्जेल को ये समझ आता तब तक डे बहुत दूर निकल चुका था। गार्ड बताता है कि नैनाइट्स काम नहीं कर रहे, यानी मेवन को ठीक नहीं किया जा सकता। एपिसोड के आखिर में डॉन गाल से मिलता है। पहली बार के कंपैरिजन में गाल अब फिजिकली ट्रेंटर पर है, जो डॉन को वार्न करती है कि सिचुएशन काफी सीरियस है। बिना टाइम वेस्ट किए ये सीधा म्यूल के मुद्दे पर आते हैं। डॉन कहता है कि इनक्लोजर प्लान फेल हो गया है क्योंकि म्यूल इतना स्टूपिड नहीं है कि कैलगन का कंट्रोल छोड़ दे। डायनेस्टी इतनी स्मार्ट नहीं है कि म्यूल को सीरियसली ले। गाल कहती है उसके पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान है और इसलिए डॉन को फौरन उसके साथ चलना होगा। डॉन चाहता है कि जैसे ही वो डे बनेगा वो कैलगन पर वॉर करके म्यूल को हरा सकता है। गाल कहती है कि अगर अभी तक वैसा नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी नहीं होगा। डॉन गाल पर भरोसा करे, इसलिए वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहता है। वो अभी सेकंड फाउंडेशन, मेंटलिक और इग्निस के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए शक होना नेचुरल है। लेकिन जैसे ही गाल एक्सप्लेन करने वाली होती है, डॉन के पीछे पीछे कोई आ जाता है और दोनों ट्रेंटर के टनल में छुप जाते हैं। यहाँ गाल डॉन को अपनी मेंटलिक पावर्स का मजा चखाती है। वो समझाती है म्यूल ही नहीं, एक पूरा प्लैनेट ऐसे लोगों का है जिनके पास माइंड मैनिपुलेटिंग पावर्स हैं। गाल प्रॉमिस करती है कि अगर डॉन ट्रेंटर छोड़ दे तो वो उसे इग्निस का पूरा प्लान दिखाएगी। डॉन हाँ कर देता है। इस पॉइंट पर ये अनक्लियर है कि डॉन का डायनेस्टी छोड़ना सही है या गलत, लेकिन अब वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद फॉलो कर रहा है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, क्लायोनिक डायनेस्टी सेल्फ सेंटर्ड है। जब ये डॉन वापस जाएगा, अंपायर में एक नया डॉन और डे आएगा जो और ज्यादा क्लोज माइंडेड होगा। इसलिए डॉन का सेकंड फाउंडेशन ज्वाइन करना और म्यूल को हराकर ह्यूमैनिटी को सेकंड चांस देना ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।